नमस्कार, स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं जुबैर खान। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने बीजेपी सरकार में हुए उन तमाम एमओयूज को रद्द कर दिया है जिनका उद्योग स्थापित नहीं हो पाए। अब इस मसले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक में बीजेपी की सरकार के वक्त किए गए एमओयूज को रद्द कर दिया गया है। साल 2001 से 2018 के बीच में 601 एमओयू हुए थे। इनमें से 158 एमओयू में अब तक काम शुरू नहीं हो पाया था। साल 2012 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान हुए 275 एमओयूज में से 103 भी इसमें शामिल है। सूबे के मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि रमन सरकार के समय कई एमओयूज हुए लेकिन वो धरातल में उतर नहीं पाए। पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के दिल्ली जाने की अटकलों के बीच एमपी कांग्रेस में उठापटक शुरू हो गई है। सबकी नजरें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर हैं। इस रेस में कई नेता शामिल हैं। अब इसमें नया नाम पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का भी जुड़ गया है। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी ठोक दी है। उन्होंने आज इंदौर में कहा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के लायक हूं, पर मैं दौड़ में नहीं हूं। सियासत की रेस मुझे रास नहीं आती। हाईकमान के पास आंखें हैं, राजनीति के मापदंड और कसौटियां हैं। उन कसौटियों पर मैं दोनों पदों के लिए खरा उतरता हूं। बावजूद इसके हाईकमान जिसे चाहे आजादी से प्रदेश अध्यक्ष बना दे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जिसे बनाना चाहे बना दे। वर्मा ने कहा कि हम तो कमलनाथ के शब्दों पर संकल्पबद्ध हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाकर हाईकमान को सौंपा जाएगा। पद की दौड़ में हूँ, ना नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में। देखिए, कमलनाथ जी, मैंने जैसा कहा कि बहुत सशक्त नेतृत्व इस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कमलनाथ जी चाहेंगे कि कार्यों का बंटवारा हो, कुछ हैंड उन्हें काम करने के लिए और मिले, जिनकी ज़मीनी पकड़ हो, वो बात हो सकती है। पर मेरा हाईकमान से अनुरोध आपके चैनलों के माध्यम से कि इस कुनबे को कांग्रेस के संभाल रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यदि कोई निभा रहा है और निभाएगा, उसका नाम भाई मैं उस लायक हूँ, प्रदेश अध्यक्ष पद के भी लायक हूँ, पर मैं दौड़ में नहीं हूँ। क्योंकि ये राजनीति की दौड़, ये रेस मुझे रास नहीं आती। हाईकमान के पास आंखें हैं, राजनीति के मापदंड क्या है, वो कसौटियाँ क्या है, वो उनके पास है। उन कसौटियों पे मैं अपने, यदि मैं अंतर्मन में झांक के देखता हूँ तो मैं उन कसौटियों पे खरा उतरता हूँ। लेकिन फिर कह रहा हूँ, मैं इस दौड़ में नहीं हूँ। हाईकमान जिसे चाहे स्वतंत्रता पूर्वक प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहे बना दे, लीडर अपोजिशन बनाना चाहे बना दे। हम तो कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं कमलनाथ जी के शब्दों पे कि 2023 में कांग्रेस की सरकार को बना के हाई कमान के हाथ में सौंप के फिर हम अपनी भूमिका जो भी रहे वो निभा लेंगे। राजनीतिक दल की सेकंड लाइन कमज़ोर होती है, उस राजनीतिक दल को सर्वाइव करने में बड़ी मुसीबतें आती हैं। अब मैं आपको नरेंद्र मोदी जी की बता दूं, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, अमित शाह के अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा की सेकंड लाइन बहुत कमज़ोर हुई है। क्योंकि सत्ता के सारे सूत्र, संगठन के सारे सूत्र नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपने हाथ में लेके रखे हैं। एक दो मंत्री गडकरी जैसे मैं मान लूँ कि वो स्वच्छंदतापूर्वक कार्य विभागों का कर पाते होंगे, वरना सारे मंत्रियों को आज्ञा लिए बिना एक फाइल पे साइन नहीं कर सकते। तो सेकंड लाइन अंदर ही अंदर। महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस का केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला लगातार जारी है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शनिवार को राजीव भवन रायपुर से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मरकाम ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी महंगाई कम करें या गद्दी छोड़ें, क्योंकि मोदी सरकार जब से आई है कमर तोड़ महंगाई बढ़ी है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि कर आम जनता के जेबों में डाका डाला है। महंगाई पर लगाम लगाने और पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा जाएगा।
वहीं कलेक्ट्रेट पहुंचने से पहले पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने बड़ी संख्या में जवान और बैरिकेड लगा रखी थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचने से पहले ही पुलिस के जवानों ने उन्हें रोक लिया। महंगाई पर लगाम लगाने और पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन उन्होंने हालांकि सौंप दिया। रतलाम मंडल के डीआरएम विपिन गुप्ता उज्जैन पहुंचे। उन्होंने बताया कि रेलवे ने उज्जैन, देवास, इंदौर के बीच मेमू ट्रेन चलाने को लेकर सर्वे कार्य पूरा कर लिया है। जल्द ही 2 ट्रेनों का संचालन मुंबई लोकल ट्रेन की तर्ज पर शुरू किया जाएगा। यहां उन्होंने स्टेशन के बाहर बन रहे भवन का निरीक्षण किया और दिसंबर तक काम पूरा करने के आदेश दिए। निरीक्षण के दौरान ही डीआरएम ने नए भवन का आकार मंदिर की तर्ज पर बनाने को कहा। नया भवन करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इसमें यात्रियों को सुविधाओं के लिए प्रथम तल पर टिकट विंडो, प्रथम श्रेणी यात्री प्रतीक्षालय, फूड प्लाजा, वेटिंग हॉल रखा जाएगा। दूसरी मंजिल पर कार्यालय के अलावा रिटायरिंग रूम बनाए जाएंगे। तीसरी मंजिल पर अधिकारियों के लिए रिटायरिंग रूम और कॉन्फ्रेंस हॉल भी बनाया जाएगा। डीआरएम गुप्ता के मुताबिक पूरा काम दिसंबर तक पूरा करने को कहा गया है। अगले माह भवन के अगले हिस्से का डिजाइन फाइनल हो जाएगा। नए भवन से उज्जैन स्टेशन पर यात्रियों को खासी सुविधा मिलेगी। सर्किट हाउस पे एक रेलवे अधिकारी डीआरएम एवं उनकी पूरी टीम के साथ बहुत महत्वपूर्ण बैठक आज हमारी हुई है, जिसमें निम्न बिंदुओं पे कई बिंदुओं पे चर्चा हुई उज्जैन के विकास को लेके। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था जो उज्जैन का रेलवे स्टेशन है उसको हम एयरपोर्ट की तर्ज पे बना रहे हैं और उस पर कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या क्या सुविधाएं होना चाहिए। तो हमने उसमें उसको मॉल के रूप में डेवलप कर रहे हैं, सर्व सुविधा युक्त, जिसमें यात्रियों के लिए विश्राम गृह भी बनाया जाएगा, रेस्टोरेंट भी बनाए जाएंगे। और हमारे यहाँ जैसे पोहा क्लस्टर है, नमकीन है, और अभी हमारे मेहंदी, कंकु, ये जो हमारी मालवा की जो सुविधाएं हैं, जो चर्चित हैं, जो जनता को पसंद है, उनके स्टॉल लगाए जाएंगे, जिससे रोजगार मिलेगा। दूसरे फतेहाबाद का काम पूर्ण हो गया है और उसका लोकार्पण कराना है। उज्जैन कड़छा में बजट में हमको मात्र। और आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव क्या कुछ कह रहे हैं। फिर भी टेस्टिंग का कार्य बहुत व्यापक स्तर पर किया जा रहा है और बहुत ही बड़ी संख्या में नमूनों की जांच रोज करवाई जा रही है। और इसी का ये नतीजा है कि संक्रमण फैल नहीं पा रहा है। जहां भी कोई संक्रमित हो रहा है उस व्यक्ति की पहचान हो जा रही है और उसे आइसोलेट किया जा पा रहा है। जबकि आप ये देख रहे होंगे कि कई राज्य ऐसे हैं जहां अभी भी बहुत बड़ी संख्या में रोज ही संक्रमण के प्रकरण आ रहे हैं। तो टेस्टिंग के माध्यम से, सर्वेलेंस के माध्यम से, उपयुक्त उपचार के माध्यम से संक्रमण को निरंतर नियंत्रित रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपका ये दायित्व है कि संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जो सावधानियां बरतनी है उनका आप पालन जरूर करें। अपने हाथ को साबुन पानी से साफ करते रहिए, मुंह और नाक को मास्क से ढककर रखिए और लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखिए। अपने घर के बड़े बुजुर्गों। मध्य प्रदेश के इंदौर और धार में लोकायुक्त के छापे से हड़कंप मच गया। लोकायुक्त ने करप्शन की शिकायत पर धार नगर पालिका में पदस्थ सहायक इंजीनियर डीके जैन के धार और इंदौर स्थित घर पर छापा मारा। छापे की कार्रवाई करके उनके भाई के घर पर भी कार्रवाई की गई। अब तक की कार्रवाई में जैन के घर से आधा किलो सोना और 1 किलो चांदी बरामद हुई है। टीम दस्तावेज, कैश और ज्वेलरी की जांच कर रही है। बता दें कि लोकायुक्त की टीमों ने शनिवार सुबह धार और इंदौर में एक दबिश दी। सहायक इंजीनियर जैन का मूल घर धार में ही है। वे इससे पहले इंदौर के राव में भी रह चुके हैं। इंदौर में भी जैन का घर स्कीम नंबर 78 लसुड़िया इलाके में है। यहां फिलहाल सर्चिंग की कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि लोकायुक्त को जैन की आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी। संस्था में जांच में इस बात को सही पाया गया और छापा इसके बाद मारा गया। शुरुआती पड़ताल में ही जैन काली कमाई का कुबेर स्थापित कर सकने में सामने आ रहे हैं। इंदौर में अभी तक कार्रवाई में उसके घर से आधा किलो सोना और 1 किलो चांदी समेत कई संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। लोकायुक्त टीम को जांच के दौरान कई बेनामी संपत्तियों की रजिस्ट्रियां भी मिली हैं। बताया जा रहा है कि 2019 से जैन के खिलाफ लोकायुक्त को भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार मिल रही थी।
वहीं लोकायुक्त की छापेमारी को लेकर लोकायुक्त विभाग के डीएसपी संतोष भदौरिया ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जिसमें देवेंद्र जैन उपयंत्री और कर्मचारी 2 और सहकारी संस्था के कर्मचारी लिस्ट थे। जांच में पाया गया कि देवेंद्र जैन के द्वारा कुछ जमीनों की खरीद फरोख्त की है। इस पर से जांच की गई और जांच में 2 पार्टियां भी धार में सापेक्ष कार्रवाई कर रही हैं। एक इनका घर यहाँ पे है 70 नंबर स्कीम में, इसमें सापेक्ष कार्रवाई गई, जिसमें 44 तोला सोना और करीबन 1 किलो चांदी जो है पाई गई और कई बेनामी रजिस्ट्रियाँ पाई गई 9 के करीब, जिसकी जांच की जा रही है। तो ये सारी प्रॉपर्टी इंदौर में, इसके अलावा और भी कहीं है? वहाँ धार में, जिला धार में भी प्रॉपर्टी, इनकी पत्नी की फर्म है और इनके बेटे की फर्म है जो कॉलोनाइजर और प्रॉपर्टी का काम करते हैं। कई प्रकार की ज़मीनें इन्होंने अपने नाम पर खरीदी हैं, तो उसकी जांच और सापेक्ष कार्रवाई चल रही है। अमूमन कितना लग रहा है, कितने करोड़? अभी तो बेनामी है, क्लियर हो जाए, लेकिन है करोड़। नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने की पुलिस की मुहिम धीरे धीरे कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। पिछले दिनों 2 महिला नक्सलियों ने समर्पण किया था। वहीं अब नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के जंगलों से नक्सलियों के चंगुल से भागकर एक नाबालिग महिला नक्सली ने अपनी मां के साथ जिले के एसपी के समक्ष आत्मसमर्पण किया। पुलिस ने बताया कि आत्मसमर्पण कर नाबालिग नक्सली ने आगे बढ़ने की इच्छा जाहिर की, जिस पर पुलिस परिवार की तरफ से पढ़ाने की बात कही गई और नाबालिग नक्सली की मां को 10,000 की राशि भी दी गई। एसएसपी नीरज चंद्राकर ने कहा कि नक्सली बच्चों को अपने नक्सली संगठन में उपयोग कर रहे हैं। इस बात की जानकारी समर्पण करने वाली नक्सली की मां ने बताई है। लेकिन अगर ये बच्चे नक्सली संगठन छोड़कर पुलिस के सामने समर्पण करते हैं तो उन्हें आगे पढ़ने और बढ़ने में पुलिस भी मदद करेगी। कि एक बालिका है जिसका कहना है कि वो अभी 16 वर्ष की है। उसने अपनी मां के साथ आके पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रस्तुत होकर आत्मसमर्पण करने की उसने अपनी पेशकश की थी। और उससे जब बातचीत हुई तो उसने ये बताया कि 2010 में उसके पिताजी की हत्या नक्सलियों ने कर दी थी और इसके पश्चात 2018 में इस बच्ची को नक्सली अपने साथ में, नक्सली का नाम अर्जुन है, जो इसको अपने साथ में लेकर गया था और इसको मिलिशिया सदस्य के रूप में काम करा रहा था। साथ में ही अपने साथ लेकर घूमना, हथियारों की ट्रेनिंग देना, सीएनएम का कार्य, इस प्रकार से इसको बहुत ही कम आयु में, अगर अभी वर्तमान में 16 वर्ष इसकी आयु, तो उस समय इसकी आयु 14 वर्ष रही होगी, 13-14 वर्ष। तो इस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों का भी नक्सली अपने गलत कार्यों के लिए उपयोग कर रहे हैं। ये बड़ी एक सोच की बात है। और इस बच्ची को जब एहसास हुआ कि ये गलत कार्य में उसको नहीं रहना है, तो ये बच्ची ने हिम्मत जुटाई और ये बच्ची यहाँ पे नारायणपुर अपनी माँ के साथ आई है और उसने आत्मसमर्पण करने की बात की, जिसपे विधिवत रूप से आत्मसमर्पण की प्रक्रिया की गई है और इसके में जो राहत राशि भी प्रदान की गई। साथ ही जब इस बच्ची से जब बात की गई, इस महिला नक्सली कह सकते हैं क्योंकि संगठन में जुड़ी हुई थी, कार्य करती थी, इससे बात की गई तो उसने इच्छा व्यक्त की कि ये पढ़ाई करना चाहती है। पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन स्थित बाबा महाकाल मंदिर के विस्तार के लिए की जा रही खुदाई में करीब 1000 साल पुराने परमार कालीन मंदिर के ढांचे सामने आए हैं। खुदाई में 11वीं शताब्दी की कई अहम मूर्तियां भी निकाली गई हैं। इस बात की पुष्टि प्रदेश के पुरातत्व विभाग के अधिकारी डॉक्टर रमेश यादव ने की। पुरातत्व धरोहर को शुक्रवार को एडीजी डॉक्टर योगेश देशमुख और एसपी सत्येंद्र शुक्ला ने भी देखा और जानकारी ली। महाकालेश्वर मंदिर के बाहरी परिसर में चल रहे खुदाई कार्य में निकली पुरातात्विक धरोहर अब आकर्षण का केंद्र बनने लगी है। रिसर्च ऑफिसर डॉक्टर ध्रुवेंद्र जोधा ने पुरातात्विक धरोहरों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि खुदाई में जो हिस्सा अब तक दिखाई पड़ रहा है वो कमर तक का हिस्सा है, जिसके मध्य में मंडप का भाग है, साथ ही मुख्य मंडप का भी भाग दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक मंदिर के पुरावशेषों में स्थापत्यम खंड सम्मिलित हैं, जिनमें आमलक, कलश, मंजीरी, भारवाहक, कीचक स्तंभ मिले हैं। अलंकृत स्तंभ लता वल्लरी से जुड़े हुए हैं। यहाँ से मिले प्रतिमाओं के आधार पर इसे शिव मंदिर कहा जा सकता है, क्योंकि शिव परिवार की मूर्तियां भी यहाँ से मिली हैं। महाकाल परिक्षेत्र में जो कार्य किया जा रहा है, ये आयुक्त पुरातत्व भोपाल शिवशेखर शुक्ला जी के निर्देशन में कार्य किया जा रहा है। उनके द्वारा एक दल का गठन किया गया। वो दल ने आके सर्वप्रथम यहाँ निरीक्षण किया और निरीक्षण करने पर यहाँ पे जो पुरा संपदा है उसको पाया और फिर यहाँ से कार्य प्रारंभ किया गया। इसके ऊपर काफ़ी मिट्टी का डिपॉजिट था, जिसको हटाकर कार्य किया और ये आपके सामने जो संरचना आ रही है, ये मंदिर की संरचना निकली जो कि परमार काल की है। और ये जितने आप यहाँ देख रहे हैं अवशेष, ये सारे परमार काल के अवशेष हैं। इसमें आपको यहाँ पे
पिलर्स मिल जाएंगे, जगती मिल जाएगी, जंगा मिल जाएंगी, जो भाग होते हैं अलग अलग पार्ट्स मंदिर के वो। और ये है इसके अंदर जो मुख्य भाग आप ये देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कि मंडप का भाग है। जो मंदिर शैली होती है उसमें मंडप का भाग कहलाता है, और वो मुख्य मंडप है जो अगर आगे कार्य चल रहा है। तो इस तरह से सारे पार्ट्स निकल रहे हैं और आगे भविष्य में और आगे पूर्व दिशा की ओर निकलेंगे। ये दिशा मतलब दक्षिण की ओर तो अपन क्लियर कर चुके हैं, आगे जाके इसको देखते हैं कहाँ तक जा रहा है, और बाकी पार्ट्सों को फिर एकत्रित करके जो भी ऊपर डिसीजन लिया जाएगा वो कार्य किया जाएगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में परसवाड़ा क्षेत्र के जनजातीय कार्य विभाग में काम करने वाले अतिथि शिक्षकों को शिक्षा विभाग की तरह नियुक्ति दिए जाने और शिक्षा विभाग की तरह मई और जून महीने का मानदेय दिए जाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम परसवाड़ा तहसीलदार नितिन चौधरी को अतिथि शिक्षकों की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान अतिथि शिक्षक संघ परसवाड़ा अध्यक्ष राजेश दुबे ने बताया कि शासन की तरफ से प्रदेश में शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालयों में कोरोना काल के दौरान मई और जून महीने का मानदेय सौंप दिया गया। वहीं इधर जनजातीय कार्य विभाग में अतिथि शिक्षकों को न ही कोरोना काल में मई और जून महीने का मानदेय मिला और न ही अब तक विद्यालयों में नियुक्तियों के आदेश दिए गए हैं। क्या कारण है, क्यों दिया गया? हम अतिथि शिक्षक संघ परसवाड़ा के सदस्य हैं सभी लोग। जैसा कि सरकार हमेशा से ऐसा करते आ रही है कि एजुकेशन और ट्रैवल दोनों क्षेत्र के अतिथि शिक्षकों के साथ में सौतेला व्यवहार करते आ रही है। जैसा इस बार भी हुआ है, एजुकेशन क्षेत्र के हमारे अतिथि साथियों को मई और जून का वेतन भी दे दिया गया है और उनको ज्वाइनिंग भी दे दी गई है। जब भी आदेश आते हैं तो एजुकेशन क्षेत्र के लिए पहले आते हैं और ट्रैवल्स के लिए बाद में आते हैं, जबकि निकालते समय इस तरह की कोई भी बात नहीं रही जाती। एक ही आदेश से सब जगह में अतिथि शिक्षक जो है अपने पद से विमुक्त हो जाते हैं। और इस तरह से जो बार बार अतिथि शिक्षक ट्रैवल क्षेत्र के लिए जो सौतेला व्यवहार गवर्नमेंट करते आ रही है, उसी के लिए हम मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराने के लिए आज तहसीलदार साहब के पास में ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से एजुकेशन क्षेत्र के अतिथि साथियों की नियुक्ति हो गई है और उनको मई और जून माह का वेतन मिल गया है, उसी तरह से मई और जून माह का वेतन और साथ में हम लोगों को भी नियुक्ति दी जाए, ताकि इस कोरोना काल में जो आर्थिक संकट से सभी लोग जूझ रहे हैं और खासकर अतिथि शिक्षक साथी, तो जैसे एजुकेशन क्षेत्र के अतिथियों के साथ में सरकार ने अच्छा किया, उसी तरह से हम लोगों के साथ में भी करके हमको आर्थिक संकट से निजात दिलाए। कई सालों से नक्सल संगठन में काम कर रहे 3 नक्सलियों का संगठन से मोहभंग हो गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के सुकमा में 3 नक्सलियों ने पुलिस प्रशासन के समकक्ष आत्मसमर्पण किया। पूछताछ में नक्सलियों ने बताया कि पिछले 3-4 सालों से नक्सली संगठन में अहम पद पर वो थे। जगरगुंडा दोरनापाल में मार्ग में आने जाने वाले वाहनों को रोककर यात्रियों से लूटपाट की गई। मार्गों पर पेड़ गिराकर या खोदकर मार्ग को अवरुद्ध करना नक्सली का मुख्य कार्य था। साथ ही नक्सलियों को राज्य शासन के पुनर्वास नीति के तहत सहायता राशि और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी, ऐसा भी शासन ने कहा है। मध्य प्रदेश के रीवा में जंगल का भ्रमण कर रहे वन कर्मचारियों पर खनिज माफियाओं ने हमला कर दिया। हमले में 2 लोग घायल हैं। घटना के बाद आरोपी धमकाते हुए मौके से फरार हो गए। किसी तरह पीड़ित कर्मचारी जंगल से बाहर निकले। उनका कहना है कि उन्हें सामुदायिक केंद्र लाया गया। घटना लौर थाने के सीतापुर गांव की है। आपको बता दें कि वन परिक्षेत्र कार्यालय में मऊगंज में पदस्थ वन रक्षक आकाश मिश्रा अपने एक अन्य सहायक के साथ सीतापुर जंगल में भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान यहां पर वन विभाग की जमीन पर संचालित खदान मिली, जिसमें स्थानीय लोग पत्थर तोड़ रहे थे। उन्होंने जब आरोपियों से जंगल में गैर कानूनी तरीके से खनन के संबंध में जानकारी लेने की कोशिश की तो करीब आधा दर्जन लोगों ने अचानक से उन पर ही हमला बोल दिया। डंडे से उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें वन रक्षक समेत कई अन्य सहायक भी बुरी तरह से घायल हो गए। आरोपी दोबारा कर्मचारियों को इस इलाके में न आने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। हाँ, एक वनकर्मी है, इसका नाम है आकाश शर्मा है। ये अपने सीतापुर बीट लगती है इसकी। उस बीट में पहले से भी आता जाता था, कुछ लोगों को रोक टोक करता था। ये लोग वहाँ पर अवैध रूप से कुछ माइनिंग करते हैं। कल ये शाम को जब सीतापुर ग्राम गया है, उसी समय कुछ लोग इसको मिले हैं। 4 लोग थे वो, जिसमें से एक का ये नाम जानता है। इसी बात पर से कि पुराना यहाँ रोक टोक करता रहता है, हमको मना करता है, उसके साथ विवाद किया और उसके साथ मारपीट की। उसके साथ मारपीट के बाद वो थाने गया। उसकी रिपोर्ट पर से पुलिस के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया, जिसमें धारा 353, 294, 506, 341 अन्य धाराओं में कायमी की गई है और कायमी करके। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में वन विभाग राष्ट्रीय पक्षी को भी सम्मान नहीं दे पा रहा। रनौद कस्बे में राष्ट्रीय पक्षी की मौत के बाद उसके शव को प्रोटोकॉल तोड़कर दाह संस्कार करने के कई मामले सामने आ चुके हैं। हर बार अधिकारी मामले की जांच कराएंगे कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और उसके बाद वही गलती फिर से दोहराई जाती है।
राष्ट्रीय पक्षी का लगातार अपमान होना लापरवाही या गलती की श्रेणी में नहीं रखा जा रहा। वन विभाग के अधिकारियों का राष्ट्रीय पक्षी से कोई सरोकार नजर नहीं आता। पिछले दिनों एक बार फिर रनौद में राष्ट्रीय पक्षी की मोर की मौत होने के बाद बिना पीएम यानी पोस्टमार्टम कराए प्रोटोकॉल को तोड़कर उसका दाह संस्कार किया गया। वन रक्षक के मुताबिक कोलारस रेंजर कृतिका शुक्ला के मौखिक आदेश पर उसने दाह संस्कार किया। मैं आपके द्वारा जानकारी दी गई है जी, उसकी जांच मैं करा रहा हूं। अगर ऐसा हुआ होगा तो दोषी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उसमें सारे साक्ष्य, उसमें गार्ड ने भी अपना इंटरव्यू दिया है और गार्ड का ये भी कहना है कि जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी उसको मैडम ने मेरा मोबाइल छिना कर डिलीट कर दिया, जबकि मैं तो सही हूँ और मैडम गलत है, तो मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा मामले को, क्योंकि मैडम उसमें मेरे को फंसाना जांच करा लेता हूँ। जांच के बाद ही तथ्य सामने आए और जांच अगर सिद्ध हो गई तो क्या कार्रवाई की के खिलाफ कार्रवाई। इसमें दोषी रेंजर कृतिका शुक्ला ही नहीं है, क्योंकि उनके आदेश से ही बिना पीएम दाह संस्कार किया गया। साक्ष्य मंगवा लेते हैं। अगर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। विवेक तनखा ने कोरोना को लेकर भी अपनी बातचीत कही। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण पर कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले केरल में 30 सालों से जनसंख्या नियंत्रण है, इसकी वजह भी हमें जाननी चाहिए और उसकी वजह है अवेयरनेस। सरकार को शिक्षा पर ज्यादा जोर देना चाहिए, तभी लोग जागरूक होकर जनसंख्या नियंत्रण के साथ दे पाएंगे। मेरा इस पर ध्यान सिर्फ मानव सेवा की तरफ है, क्योंकि ये वक्त पॉलिटिक्स का नहीं है, ये वक्त सेवा का है, लोगों को बचाने का। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों की डेथ हुई इस सेकेंड वेव में, बट मुझे ये मालूम है कि हर घर इस कोविड से इफेक्टेड है। हर घर, चाहे दोस्त, चाहे रिश्तेदार, चाहे भाई बहन माता, हर घर इस वक्त परेशान है। कोविड में डेथ बिकेम अ नंबर। हम डेथ पे कंडोलेंस भी नहीं कर पा रहे थे। तो इस समय मैं तो शुरू से सोचता था कि जो पूरे कोविड के दरमियान जो घटनाक्रम हो रहे थे इलेक्शन वगैरह के, मैं तो विरोधी था उसमें, चाहे वो दमोह का इलेक्शन हो, चाहे वो बंगाल का इलेक्शन हो। ये इलेक्शन का टाइम नहीं था, ये देश को बचाने। मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर तैयारियों और रोकथाम के लिए बैठक की। राज्य सरकार कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के मद्देनजर तैयारियों में जुट गई है। दूसरी लहर से आई परेशानी को समझते हुए उन कमियों को दूर करना हमारी पहली प्राथमिकता है, ताकि किसी भी पीड़ित को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। ये बात अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने एमजीएम कॉलेज में तैयारी के सिलसिले में आयोजित स्वास्थ्य और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होने के दौरान की। सुलेमान के मुताबिक अभी ये तय नहीं है कि तीसरी लहर आएगी या नहीं। अगर आएगी तो इसका दायरा कितना रहेगा, लेकिन हमें इससे निपटने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़नी चाहिए। की तैयारी की जाए, ये तो थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से देखने की ज़रूरत है। हमारी कोशिश ये है कि अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लगातार पब्लिसाइज कर सकें और साथ में वैक्सीनेशन को इम्प्रूव कर सकें, तो तीसरी लहर की संभावना कम हो जाएगी। केसेस अगर आएंगे भी तो उनको अस्पतालों में जाने की ज़रूरत कम पड़ेगी। आप लोग को पता है कि आंकड़े कहते हैं कि सिंगल डोज से भी बहुत प्रोटेक्शन मिलता है और डबल डोज के बाद तो 90% केसेस 95% केसेस को हॉस्पिटलाइज जान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंदौर ने इस मामले में बहुत अच्छा काम किया। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कॉलेज में पढ़ाई और एडमिशन के लिए उम्र का बंधन पूरे तरीके से खत्म किया है। यानी अब स्कूलों के बाद कॉलेजों में जाने वाले युवाओं के साथ अधेड़ और बुजुर्ग लोग एडमिशन लेने के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकेंगे। अभी उम्र के चक्कर में कॉलेजेस में एक सीमा तक ही कोई व्यक्ति पढ़ाई कर सकता था। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश और नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब प्रदेश के कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए किसी भी तरह की आयु का बंधन नहीं होगा। किसी भी उम्र में दाखिला लिया जा सकेगा। विभाग ने कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। पहले पीजी में नियमित दाखिले की अधिकतम उम्र 28 साल थी, जबकि यूजी में 21 साल थी। अब कोई भी व्यक्ति सितंबर से शुरू होने वाले नए सत्र में एडमिशन ले सकता है। इसके लिए प्रदेश के तमाम प्राइवेट और सरकारी कॉलेजेस में 1 अगस्त से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और ये गाइडलाइंस तमाम शैक्षिक संस्थानों को भेज दी गई है।
छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में एक बार फिर से कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। खासकर सुकमा, बीजापुर और बस्तर जिले में तेजी से संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। पिछले 3 दिनों में बस्तर जिले में 50 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। बीजापुर और सुकमा में स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है। इधर बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए बस्तर जिले में एक बार फिर से जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट करते हुए कोरोना नियमों के पालन के लिए सख्त कदम उठाए जाने के आदेश दिए हैं। बस्तर कलेक्टर ने कोरोना टास्क फोर्स की बैठक को लेकर एक बार फिर से जिले के सीमावर्ती इलाकों में जांच नाका बनाए जाने और 24 घंटे कोरोना जांच कराने के आदेश जारी किए। ब्लॉक्स के बीएमओ बीपीएम के साथ एक विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें जो अभी वर्तमान में वैक्सीनेशन का स्टॉक हमारे पास उपलब्ध है उसके बेहतर ढंग से हम उपयोग कर पाएँ, उस पर चर्चा हुई। और साथ में अभी बस्तर जिले के आसपास चाहे उड़ीसा राज्य हो चाहे नीचे साउथ भी हो, वहाँ से कोरोना के केसेस आने की संभावना लगातार चली रही है। अभी भी बस्तर में केसेस शून्य नहीं हुए हैं। उसको देखते हुए हमने धनपुंजी नाका, साथ में मारेंगा। तो फिलहाल स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।